मित्रों नमस्कार। एक बहुत ही अफसोसजनक और शर्मनाक आंकड़ा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और यह आंकड़ा 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार लोकसभा में ही हमारा गृह मंत्रालय जो क्वेश्चन आवर होता है संसद का, तो लोकसभा में जो प्रश्नकाल था उसी में उसने यह बताया। मतलब ये इस सरकार उस सरकार, इस व्यवस्था उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। मतलब हमारी जो सामाजिक ताना बाना प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था कैसी है और हम कैसे हैं, और आज़ादी के 75 साल बाद भी हम क्या बन पाए हैं, इसके बारे में आँख खोलने वाली चीज़ें हैं। तो आंकड़ा है ये कस्टोडियल किलिंग की, मतलब हिरासत में मरने वालों की। मैं किलिंग कह रहा हूँ, इसको डेथ कहा जाता है। तो हिरासत में जो मौतें होती हैं वो आमतौर पर यूं ही नहीं होती हैं। हमारे जो जेल हैं वो ओवर क्राउडेड हैं। मतलब उसमें जितनी संख्या होनी चाहिए उसकी 4-6 गुना तो छोड़िए, 8 से 10 गुना उसमें भीड़ है। और उसमें जो सुविधाएं होंगी, कैदियों के भी अपने अधिकार हैं, वो अपराधी हैं, ठीक है, लेकिन जो जीवन है वो उतना ही कीमती है। अगर आपको लगता है कि वो किसी काम के नहीं हैं और उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, तो सिर्फ एक ही सज़ा मुकर्रर करिए, सजाए मौत। कोई भी अपराध होगा उसे मृत्युदंड ही दिया जाएगा, क्योंकि जेल की अव्यवस्था से, कुप्रबंधन से मरने के बजाय ऐसे ही मार दिया जाए तो बेहतर होगा। और समाज और प्रशासन को जेल के रख रखाव और लोगों को रखने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। पर समाज के तौर पर कोई भी समाज अपने आप में पूर्ण समाज नहीं होता है। उसमें एक निरंतरता होती है जिसमें अच्छाई बुराई सब कुछ साथ साथ चलता रहता है, और अपराध भी उसी का हिस्सा है। पुलिस प्रशासन, रिलीजियस टीचर, स्कूल कॉलेज सब उससे लड़ते रहते हैं। और एक चीज़ से आप लड़ने में सफल नहीं हो पाते हैं कि दूसरी समस्या सामने आ खड़ी होती है। तो आंकड़ा कुछ इस तरह से है। यह सन 2020 और 21 का है, जिसमें कुल 4,484 मौतें हिरासत में हुई है, जिसे कस्टोडियल डेथ कहा जाता है कानूनी भाषा में। और इसी दौरान 233 मौतें हुई हैं पुलिस एनकाउंटर में। ये जो आंकड़ा है ये किसी मीडिया हाउस, किसी पक्ष विपक्ष एजेंडा से नहीं है। ये सरकार ने संसद में प्रस्तुत किया है, जो कि ऑन रिकॉर्ड और ऑथेंटिक माना जाता है। तो सोचिए हम किस स्थिति में हैं। हम एक नागरिक के तौर पर कितने सुरक्षित हैं, और पुलिस जिसका काम, या फिर जिसे इसलिए बनाया गया है कि वह आम लोगों की सुरक्षा कर सके, वह सुरक्षा से कितनी दूर है। तो सोचिए, क्या पुलिस आपकी सुरक्षा कर पा रही है, या फिर पुलिस ही हमारे लिए समस्या बन गई है। पुलिस के भेष में कहीं अपराधी तो नहीं है? अगर हैं तो ऐसा क्यों है? तो ढेर सारे रिकमेंडेशन और पुलिस सुधार से जुड़ी बहुत सारी बातें पता नहीं कितने सालों से चलती आ रही है, पर उसे लागू कर पाना अभी तक पूरी तरह संभव नहीं हो पाया है। तो पुलिस बल में जो काम करने वाले लोग हैं वह अब भी वही 100-150 साल पुरानी व्यवस्था की मानसिकता और संसाधन से जूझ रहे हैं, ढो रहे हैं। उनके काम के घंटे निश्चित नहीं हैं, काम का बहुत अधिक दबाव है, संख्या बल जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और जांच के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। वही 3rd डिग्री टार्चर लोगों को
पीटना, और जो गरीब लोग हैं उनके साथ तो पुलिस का बर्ताव और भी बदतर है। जो सक्षम और ताकतवर हैं, पैसे की लेन देन कर सकते हैं या किसी भी तरह की पकड़ और पहुंच रखते हैं, उन तक पुलिस उतना परेशान करने की स्थिति में नहीं रहती, मतलब उनको उतना परेशान नहीं करती है। लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं उनके साथ हमारे पुलिस ही नहीं, प्रशासन और जिसके पास भी थोड़ी बहुत ताकत है, उसका बर्ताव बेहद गंदा और शर्मिंदा करने वाला है। तो जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, इसमें ढेर सारे सुधार की आवश्यकता है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब सोचिए कि एक कोई घटना घटती है और फिर उसका राजनीतिक नफ़ा नुकसान का भी खेल चालू हो जाता है। तो हमारा जो पुलिस एक्ट है वह 1861 में लागू हुआ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यह कितना पुराना है। 1961, सोचिए 160 साल से ऊपर हो चुका है। अब 160 साल पुराने कानून से जो चल रहा हो, और समाज पूरी तरह से कितनी बार बदल चुका है, और 1 शताब्दी का सफ़र हो चुका है, और हम 1861 के कानून के बोझ से अब भी दबे हुए हैं। तकनीक बदल चुकी है, मानव व्यवहार बदल चुका है, गांव और शहर की तरफ पलायन लगभग अब स्थिर होने की स्थिति में आ चुका है। मतलब गांव का अस्तित्व अब ख़त्म ही होने वाला है, और गांव और शहर का फ़र्क मिट गया है, क्योंकि रेल, रोड और कनेक्टिविटी ने सबको एक बराबर पर ला दिया है। रोजी रोज़गार ये समस्याएं रहेंगी, माइग्रेशन होगा, लोग बेटर से बेटर स्थानों पर जाएंगे, लेकिन अब आप उसी व्यवस्था से चिपके नहीं रह सकते हैं। अब देखिए, हमारी जो पुलिस होती है वह राज्य सरकारों के अधीन होती है, और जबकि जो सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, जिसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, असम राइफल, सीआईएसएफ और एनएसजी, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के अधीन रहती हैं, और इन सब के अपने अपने काम के तरीके होते हैं, और वो चीज़ें चलती रहती हैं। अभी जैसे 2016 का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, जो पुलिस बलों की कमी को लेकर चर्चा हो रही है, तो जो स्टेट पुलिस हैं उसमें 2016, सोचिए 5 से 6 साल पहले की बात है, 24% वैकेंसीज 60 हैं, मतलब 24% पोस्ट खाली है, और ये संख्या 5.5 लाख होती है। अब सोचिए 5 से 6 साल में बहुत सारी पार्टियों की सरकारें आई गई, वो कितना रिक्रूटमेंट कर पाई हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से तो हमेशा बेटर रहते हैं। वहाँ ये रिक्तियाँ 7% तक हुआ करती थी। ये कोरोना की वजह से थोड़ी और बढ़ गई होंगी, लेकिन आमतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा, बीजेपी रेजिम में ही नहीं, इससे पहले भी उनका काम स्टेट गवर्नमेंट से बेटर होता है, और उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को आप देखिए तो वो बेटर ही रहता है। हमारे देश की जो कंडीशन है, 1 लाख की आबादी पर 137 पुलिसकर्मी हैं, जबकि जो सेंक्शन किया गया है, मतलब जो अपने देश में ही जो पद सृजित हैं, उसके हिसाब से अगर पूरे पद भर दिए जाएं तो 1 लाख की आबादी पर 181 पुलिसकर्मी होने चाहिए, जो हमारी वर्तमान क्षमताएं हैं, और पूरा रिक्रूटमेंट हो जाए। जबकि जो यूनाइटेड नेशन का जो इसके लिए गाइडलाइन है कि 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए, तो वो बताते हैं कि 222 एक आदर्श आंकड़ा है, जो 1 लाख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी हमको चाहिए होते हैं। अब हम उसमें भी बहुत पीछे हैं। अब सोचिए कि पुलिस व्यवस्था में जो कमियां रहती हैं और उनके उत्तरदायित्व रहते हैं, वो हमेशा क्लैश करते रहते हैं। राजनीतिक दबाव और फिर तमाम जो दूसरी समस्याएं होती हैं, उसमें पुलिस को निष्पक्ष नहीं बनाए रखने दिया जाता, और तमाम दबाव में उसको काम करने दिया जाता है। आप यूँ कहिए, जब आप दबाव में काम करेंगे, राजनीतिक दबाव, और जो आप ब्यूरोक्रेट्स हैं ऊपर वाले,
खास डायरेक्शन में आपको काम करने के लिए आदेशित किया जाएगा, तो आपकी पारदर्शिता और ईमानदारी प्रभावित होगी और वहाँ पर किसी भी अच्छी पुलिसिंग की उम्मीद नहीं की जाती है। और फिर तमाम केसेस को सॉल्व करने के लिए, अपराध को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग मॉडल ले आया जाता है और इंस्टेंट रिजल्ट देखने के लिए या देने के लिए राजनीतिक दबाव में, मीडिया के दबाव में एक एनकाउंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है पुलिस का कि कैसे भी करो अपराधियों पर दबाव बनाने के लिए और समाज में खुद को हीरो साबित करने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए एक एनकाउंटर वाला जो थॉट है, बिलीफ है कि अपराधियों को मुठभेड़ में मार दिया गया। आमतौर पर ये फेक इनकाउंटर ही होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में या बाकी जगहों पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी जाती हैं। क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है और पुलिस पर जो दबाव है, तो उस दबाव से निपटने के लिए इस तरह के इनकाउंटर होते रहते हैं। ये फैक्ट है। आपको जो रिपोर्ट आएगी और कहीं बोलने कहने से ये बचा जाता है, पर जितनी भी घटनाएं होती हैं या खबर आप पढ़िए, सुनिए, देखिए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बड़ी आसानी से पता चल जाती है कि ये इनकाउंटर फेक ही है और ये एक तरीके से अपराधियों के नाम पर टारगेटेड किलिंग ही होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जब पुलिस वाला या उससे जुड़े लोग कोई साधु संत नहीं हैं, वो भी नेम फेम और पैसा के भूखे हैं। और जो क्रिमिनल्स होते हैं या उस तरह की साइकोलॉजी वाले जो लोग होते हैं, वो सिर्फ अपराधियों के वेशभूषा या व्यवहार में नहीं होते हैं, वो हमारे पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस व्यवस्था में या किसी भी पद पर हों, उस मनोविज्ञान का जो आदमी है वो अपराध का कोई अवसर छोड़ता नहीं है। तो उस तरह की चीज़ें होंगी तो हम पुलिस और प्रशासन को अधिक से अधिक रिसोर्स अवेलेबल कराना पड़ेंगे कि वो अच्छे से काम कर सकें और सच में जो अपराधी हैं और जिन्होंने गलतियां किया हैं उनको सज़ा मिले। इसके लिए समाज के स्तर पर, स्कूल कॉलेज के स्तर पर अवेयरनेस, जानकारी और दूसरी चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वो कोई एक दिन में चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। इसके लिए जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है, सोशल बिहेवियर है और जो भ्रष्टाचार है, सबको सही करने की ज़रूरत है। जब आप अनुशासित और ईमानदार नागरिक होंगे तो समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। और इसके लिए जो थाने और टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों में को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहती हैं। और देखिए, देखा जाता है अब पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हुई, जो हमारे लॉ कमीशन और पुलिस संस्थाओं से जुड़े लोग समय समय पर बहुत सारी चीज़ों को ले आते रहे हैं, पर वो एक ललित निबंध से आगे नहीं बढ़ सके कि पुलिस को आम नागरिक से कैसे जुड़ना है, जनता को अपने से कैसे जोड़ना है। क्योंकि जब तक ये इंटरेक्शन नहीं होगा, पुलिस का डर लोगों के अंदर से नहीं ख़त्म होगा, वो पुलिस के पास जाएंगे ही नहीं। पुलिस के पास जाने का मतलब फंसना ही माना जाता है कि अब बिना लिए दिए कुछ होगा नहीं और बचना है तो आपको कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। वो धन से लेकर, बल्क से लेकर जुगाड़, सिफारिश या जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हैं आपको करना पड़ेगा। अब सोचिए, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर 1977 में हमारे पास नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया था, जिसमें पुलिस संगठन, उनका काम का तरीका और जनता से उनके संबंध कैसे हों, इसके बारे में बाकायदा मोटी सी रिपोर्ट है। और उसमें 8 रिपोर्टें आई हैं भाई, ये 1979 से लेकर 1991 के बीच में, जिसमें रिकमेंडेशन में जुडिशियल इंक्वायरी फॉर कस्टोडियल रेप, डेथ, हर्ट एंड डेथ इन केस ऑफ पुलिस फायरिंग, वाह, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन पुलिस वर्क हैड कॉज्ड
gross abuse of power. The NPC, National Police Commission, suggested a few measures to limit this influence on police work to broad policies and ensuring that police performance is in accordance with the law. It recommended measures to make the police more sensitive to the needs and complaints of the marginalized section of society. हमारे यहाँ लिखा बहुत अच्छा जाता है कैसे कैसे क्या होना चाहिए, पर बहुत सी चीज़ें बदली हैं। ऑनलाइन FIR, ग्रीवेंस सेल जैसे 112, ये सब में पुलिस पर काफ़ी दबाव पड़ा है। अब सभी थानों में CCTV कर दिया गया, ऑनलाइन सर्विलांस किया जाता है, कौन आदमी आया गया, इन चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। अब हमारा पुलिस एक्ट, द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पुलिस एक्ट, पर अब तक हुआ नहीं। Not only change the system of superintendence and control over the police, but also enlarge the role of the police to make its function as an agency which promotes the rule of law in the country and renders impartial service to the community. सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और हमारे नेशनल पुलिस कमीशन की यही रिपोर्टें हैं। तो इस तरह से चीज़ें। अब इसमें देखिए एक और रिपोर्ट है, पद्मनाभैया कमेटी की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है मालिमत कमेटी की भी रिपोर्ट है, 2006 में सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, ये भी है क्योंकि 1996 की जनहित याचिका है जिसमें जो पुलिस डायरेक्टर हैं प्रकाश सिंह और NK सिंह, इनकी जनहित याचिका पर भी फैसला आया हुआ है और उसमें बाकायदा डायरेक्शन दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में। तो ये सारी रिकमेंडेशन है जिसके लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में और कुछ डिस्क्राइब भी कर देते हैं, आप नीचे पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर तो 5000 शब्दों की सीमा दे रखी है, तो काफ़ी कुछ कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो कोशिश करते हैं कि आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दें और आप भी पढ़िए अच्छे से और पढ़ाई जारी रखिए, चीज़ों को ढूंढिए, समझिए। एक और अच्छी खबर है कि ये सभी राज्यों में तो नहीं है। अच्छी खबर क्या होती है, मरना कभी अच्छी खबर थोड़ी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये खबर है कि अगर जेल में किसी कैदी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उसके परिवार को 7.5 लाख रुपए, अगर वह सुसाइड करता है तो उसे 5 लाख रुपए। और ये हरियाणा मानवाधिकार आयोग की तरफ से है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग इस तरह के कुछ प्राविधान कर रखे हैं, पर ये सब ऊँट के मुंह में जीरा ही है, क्योंकि जब तक आपकी नीयत सही नहीं होगी और आप सच में समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहेंगे, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अच्छी नीयत के साथ काम करने की आवश्यकता है और इस तरह की हत्याओं से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज स्वयं हत्यारा बन जाता है अगर वह अपने नागरिकों की चिंता नहीं करता है। तो एक समाज के तौर पर हमें अपने लोगों की चिंता करनी होगी। तो अभी की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।